अच्छा, इन दिनों बच्चों का सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है कि सर सीयूईटी का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरें। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म पहले तो समझना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात कि यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ कई ऐसे क्रिएटर्स हैं, अपनी ओर से वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म बना बना के दे दिया कि आप जो है इस सब्जेक्ट को डाल दीजिए, इस सब्जेक्ट को डाल दीजिए, ये बेस्ट है, ये इस तरीके से जो है आपको भर लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेफरेंस कोई किसी का बना नहीं सकता है। प्रेफरेंस अगर पर्सनलाइज्ड ना हो, मतलब केवल आपको ध्यान में रख के ना बनाया गया हो, तो मास प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है। मास प्रेफरेंस कहने का मतलब मेरा ये है कि एक ही प्रेफरेंस सबका नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना के माध्यम से इसको शुरू करूंगा इस वीडियो को। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है मुख्यतः है बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल साइंस के ग्रुप के बच्चों के लिए कि वो अपना प्रेफरेंस कैसे भरेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रोसेस क्या होगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, देखने के बाद कमेंट करना, ये आपको पूरे YouTube का सबसे अलग वीडियो दिखेगा जो आपकी पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस मैं खुद आपसे तैयार करवाऊंगा और आप कहेंगे कि सर आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। इससे बढ़िया वीडियो मैंने इस टॉपिक पे अभी तक YouTube पे नहीं देखा है, ये आप अंत में कमेंट करेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, कोई भी आसान वीडियो जो होता है वो देखने में मजा आता है, लेकिन जब किसी बात को मैं आपको समझाऊंगा, टफ वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ा आपके लिए चुनौतियां आएंगी। तो इसको प्लीज मूवी या इंटरटेनमेंट के तौर पे मत देखिएगा। यह वीडियो कंप्लीटली आपके कैरियर काउंसलिंग का वीडियो है। बहुत चिंतन मनन के साथ, सोच समझ के साथ एक एक बात को समझिएगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब तुम लोग ये बताओ 3 में थे, तो 3 के बाद जब 4 में जाते थे तो क्या कोई चुनौती थी उस समय? क्या एक छोटी सी चुनौती होती थी, बुक्स चेंज हो जाता था, कई बार स्कूल चेंज करने की नौबत भी आती थी ना। लेकिन 7-8 तक तो इस तरह की कोई खास चुनौती हमको दिखाई नहीं दी। जब पहली बार 9th में गए होंगे, सीबीएसई वालों बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड वाले में संभवतः जो है वो कॉमन है। सीबीएसई वाले बच्चों की मैं बात कर लूँ, अगर जब 9th में गए तो मुझे उस समय कहा गया था कि हिंदी या संस्कृत में आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। अलग अलग बोर्ड के अलग अलग रूल हो सकता कहीं इंग्लिश चूज करने दे दिया हो, कहीं कुछ, लेकिन 9th में आया होगा ऐसा एक पॉइंट आया होगा कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। आप जो ये एक सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, एक सब्जेक्ट छोड़ रहे थे, या इसको चूज कर रहे थे, इसको छोड़ रहे थे, इसी को प्रेफरेंस कहते हैं। प्रेफरेंस कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख के घबरा जा रहे हैं कि सर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है। अरे कुछ नहीं करना है भाई, आपको वही तो चुनना है। अच्छा, इसके एक स्टेप और ऊपर गए जब आप गए 10th के बाद 12th में, ठीक है, 10th से 11th में जब 12th बोर्ड के लिए आप जो है वो तैयारी शुरू किए, तो 11th में ही आपको अपना स्ट्रीम चूज करने का मौका दिया गया कि कौन से स्ट्रीम में जाओगे भाई। आप आर्ट्स डोमेन में जाना चाहते हैं, आप कॉमर्स डोमेन में जाना चाहते हैं, या आप जो है साइंस डोमेन में जाना चाहते हैं। यहां पे भी 2 पार्ट कर दिया कि पीसीबी में जाना चाहते हैं या पीसीएम में जाना चाहते हैं। आपने यहां भी जो डोमेन चूज किया ना, क्या करना चाहते हैं, यह भी प्रेफरेंस एंट्री ही फॉर्म था उस समय का, लेकिन ये छोटे छोटे फॉर्म थे। अब क्या है, अब थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो गया, थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया। यहां पे भी देखो क्लिष्ट था। जैसे कई बच्चे किसी स्कूल से पढ़ रहे होंगे, वो किसी और स्कूल में माइग्रेट किए होंगे कि भाई वहां पढ़ाई अच्छी होती है, चलो उस जगह चलेंगे। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं मुझे जो है सब्जेक्ट ही चेंज कर लेना, मुझे सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, उसने अपने सब्जेक्ट को चेंज कर लिया होगा। फाइनली यही चीज हमको ग्रेजुएशन में करना है। इसी बात को बस समझदारी के साथ थोड़ा करना है ताकि हम अच्छी चीजों को प्राप्त कर सके। अच्छा, वहां जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर थे कि आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, यहां उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं। कई वजह इसके हैं। क्या वजह है? यहां हम लोग जो है स्ट्रीम स्पेसिफिक ना होके हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं। हम किस विषय को पढ़ना चाहते हैं ये स्पेसिफिक हैं, लेकिन केवल विषय ही ध्यान में नहीं रखना है, विषय के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए आपका मन करता है ज्योग्राफी पढ़ने का और आप ज्योग्राफी के सिवा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते पृथ्वी पे, लेकिन आपको अच्छे विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? अपने घर के आसपास के कॉलेजेस में ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। अच्छा, क्या उससे आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा? नहीं मिल सकता है।
क्योंकि वहां आपको वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ज्योग्राफी में भी नहीं मिलने वाली है। तो इस तरह से आप तो अपने करियर के साथ इनजस्टिस कर बैठेंगे। आपको चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट वाली बात और यूनिवर्सिटी वाली बात दोनों को समझें, और इन दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म बनना मुश्किल से 5 से 10 मिनट का काम है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस की शरण में। क्वेश्चन क्या है? जैसे तुमने जब एंट्रेंस दिया सीयूईटी का, जैसे मान लो आपने एंट्रेंस दिया, उस समय क्या था आपके दिमाग में? उस समय था सर कि हमको बीएचयू का देना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। मुझे डीयू का देना है, सर मुझे जेएनयू जाना है। ये आपके मन में क्लियर था? सर मुझे एयू जाना है। ये आपके मन में क्लियर था? सब्जेक्ट वाली तो कोई बात ही नहीं थी। अब सब्जेक्ट वाली बात आ रही है कि सर कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी सब्जेक्ट प्रायोरिटी डिसाइड करना होगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, मार्क्स के हिसाब से ही यूनिवर्सिटी मिलेगी ना, वो तो हो चुका है, एग्जाम का रिजल्ट तो आ चुका है। तो अब आपको काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगी, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन यही आएगा। ये एक अलग सवाल हो जाएगा, सर मैं बीएचयू जाऊं या डीयू जाऊं। इस टॉपिक पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू जहां भी पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, यह प्रेफरेंस की मैं बात आपसे इस वीडियो में कर रहा हूं। और उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करनी होगी। तो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे भैया? सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेट करने के लिए पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कहां अवेलेबल है। जैसे आप मान लीजिए जेएनयू से पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स, अब हिस्ट्री वहां है ही नहीं, तो आप सब्जेक्ट प्रायोरिटी में कहां से उसको लेके आएंगे? नहीं ला सकते ना। तो बीएचयू के संबंध में जाते हैं तो पहले हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो बीएचयू में बीए जो है वो दो फैकल्टी ये कह सकते हैं, बीएचए लिख दिया मैंने, ये बीएचयू जो है, ठीक है। बीएचयू में आर्ट्स जो है वो दो फैकल्टी के अंतर्गत, इसी को ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, हिंदी में कला कहते हैं, दो फैकल्टी के अंतर्गत आता है। एक है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और एक है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। पहले दोनों फैकल्टीज एक ही हुआ करती थी, आगे चल के 72 वगैरह का आसपास, बहुत पहले की बात है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ सब्जेक्ट दे दिया गया आर्ट्स को, कुछ सब्जेक्ट दे दिया गया सोशल को। आपको इस पचरा में नहीं फंसना है, यह केवल प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया। आप आर्ट्स ले रहे हैं या सोशल ले रहे हैं, दोनों जो है वो बीए का ही हिस्सा है। आपको डिग्री जो मिलेगी वो बैचलर ऑफ आर्ट्स की ही मिलने वाली है। यह क्लियर करना इस पॉइंट को जो है, ठीक है। तो अब बीएचयू में जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो कौन कौन से, पहले हमको यह समझना होगा। तो बीएचयू में हम देखते हैं बीए आर्ट्स, ध्यान रखना दो डिपार्टमेंट मैंने इसको बांट दिया है, एक है हमारा आर्ट्स और एक है हमारा सोशल साइंसेस जो है। तो आर्ट्स फैकल्टी के अंतर्गत जो जो आता है वो हमारा है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, एक नया सब्जेक्ट आप देखेंगे, इंग्लिश से आप अवगत होंगे। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज की भी पढ़ाई होती है और बड़ा इसका क्रेज है, जैसे फ्रेंच है, जापानीज है, जर्मन है, चाइनीज है, ये थोड़ा क्रेज वाले सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा हम देखते हैं फिलॉसफी है, AISC, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अरेबिक है, संस्कृत है, पर्सियन है, लिंग्विस्टिक्स है, नेपाली है, बंगाली है, लोकल लैंग्वेजेस का भी अपना सब्जेक्ट है, उर्दू है, मराठी है, तेलुगु है, पाली है, तमिल है। अब सोशल साइंस में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जो आप जानते रहते हैं आर्ट्स के बारे में, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, ये सारे सब्जेक्ट हमको यहां देखने को मिलते हैं। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी अवेलेबल है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में भी अवेलेबल है। दोनों क्लास एक ही जगह चलती है, इसलिए आपको आर्ट्स से मिले या सोशल से मिले इससे कोई फर्क जो है वो पढ़ना नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी यहां भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी वहां भी पढ़ सकते हैं, एक ही क्लास में दोनों बच्चे बैठते हैं। एक का एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स देखता है और दूसरे का एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस देखता है, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो कई पढ़ने होंगे, 4 साल का कोर्स अपना हो गया है, 4 साल में हमको जो है और भी कई साइड सब्जेक्ट्स रखने होंगे, लेकिन हमारे लिए जो मेन है वो है ऑनर्स की प्रायोरिटी डिसाइड करना, जो 4 साल तक हम पढ़ने वाले हैं। और वो ऑनर्स जो है मतलब कि हमारी डिग्री को मजबूत करेगा और उसी सब्जेक्ट में हमको आगे बढ़ना है, ठीक ना। जैसे एक सिंपल सा ये भी आता है कि सर ऑनर्स के हिसाब से हम यूपीएससी वगैरह में मेंस लिखेंगे, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए हिस्ट्री को आप ऑनर्स चूज करते हैं, 4 साल इसी को पढ़ेंगे तो थोड़ी तो मजबूती आ जाएगी आपकी ना उस सब्जेक्ट में।
तो आपको बस एक बेनिफिट ये मिलता है, बाकी कोई सिविल सर्विसेज का रूल नहीं है। आप चाहें तो बंगाली ले लें और हिस्ट्री से जाके जो है मेंस लिख दें, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप चाहें तो फ्रेंच से पढ़ाई करें और जाके ज्योग्राफी से मेंस लिख दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कोई बाउंडेशन वहां की नहीं है, इसलिए उस बात को ध्यान में मत लाना। यहां पर इसको कैसे प्राइवेटाइज करें, अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सर आपने कहा तो दिया कि डिसाइड करना है, लेकिन सर डिसाइड कैसे करें? बाबू ये डिसाइड करेंगे अपने बैकग्राउंड के आधार पर। जैसे मान लीजिए जब मैं बनारस आया था, बीएचयू आया था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, न फ्रेंच के बारे में पता था, न जापानीज के बारे में पता था, न फिलॉसफी के बारे में पता था। मुझे लगता था ये सारे सब्जेक्ट बेकार हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला जितना मेरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही वो सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जापानीज भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट फ्रेंच भी है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है वो जो स्टैटिस्टिक्स भी है। लेकिन एक सवाल आता है कि सर गोल भी मेरा आगे है, उस गोल को भी अचीव करने में मेरे सब्जेक्ट सहायक हों। ध्यान रखना, डिग्री आपकी हर जगह काम आएगी, लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज जो है वो आपके फ्यूचर गोल को भी निर्धारित करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मुझे बनना है प्रोफेसर, ठीक है, और हिस्ट्री में, अब मैं ले लूं फ्रेंच, तो मेरे किसी काम का फ्रेंच नहीं होगा। लेकिन अगर हमको लगता है कि सर तुरंत जो है नौकरी मेरी लग जाए, मुझे फ्रेंच के जो है ट्रांसलेटर के तौर पे कहीं जॉब मिल जाए किसी कंपनी में 50-60 हज़ार की, तो इसके लिए जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेज अच्छे हैं। कोई जरूरी नहीं कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के नौकरी ही लग जाएगी, ये भी मत समझ लेना कि सर ने कहा फ्रेंच पढ़ के नौकरी लग जाएगी। हाँ, तुम उसमें बेस्ट करोगे तो नौकरी लगेगी और किसी भी सब्जेक्ट से लग सकती है। आपके अंदर अगर गट्स होगा तो फिर आपको कहीं पछड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी केवल डिग्री से कुछ भी होना जाना नहीं है, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिएगा। तो आइए हम सब्जेक्ट की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अपना एक मेंटल लेवल सेट करो। जैसे आपको कट ऑफ कहाँ मिल रहा है अपने हिसाब से, कट ऑफ तो मान लीजिए आप बात की बात है, लेकिन आप अपने स्कोर को देख के एजप्शन लगाएंगे ना कि सर मुझे आर्ट्स में मिल रहा है, सोशल में मिल रहा है, सोशल भी मिल रहा है, आर्ट्स में मिल रहा है, दोनों भी मिल रहा है। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करना है। एक बात अपने दिमाग से निकाल देना कि सर प्रायोरिटी में मेरा सब्जेक्ट ऊपर कोई रख दिए तो मेरे मार्क्स पे नहीं है तो हमको किसी में नहीं मिलेगा। आपका सपोज करिए मार्क्स है 100, ठीक है, और आपने सेट किया इकोनॉमिक्स हमको चाहिए, इकोनॉमिक्स मिला 120 पे, तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको सोशियोलॉजी भी नहीं मिलेगा। अगर 100 मार्क्स पे सोशियोलॉजी अवेलेबल है और आपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में सोशियोलॉजी भरा है, ऊपर भरा हो नीचे भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब्जेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन फर्क जो पड़ने वाला है, इस बात को समझिए कि फर्क पड़ेगा क्या। पहले सबसे पहले तो आपको सेट करना है अपनी प्रायोरिटी सब्जेक्ट की, कि मैं किस ऑनर्स को करना चाहता हूं। जैसे यहां देखो एक दूसरा सवाल हमारा था, दूसरा सवाल था कि पैशनेट फॉर वन सब्जेक्ट। अगर आप मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट को लेकर पैशनेट हैं कि नहीं मुझे यही पढ़ना है, तो फिर दूसरा विकल्प हम आपके लिए खोलेंगे। जैसे बीएचयू में आप देखेंगे कई कैंपसेस हैं। अभी यहाँ पे देखो, हम इसको फिर समझा दें, फिर उधर पैशनेट वाले सब्जेक्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। जैसे बीए आर्ट्स में हमारे पास फैकल्टी इन मेन कैंपस है, इसी को फैकल्टी ऑफ आर्ट्स लिखेगा आपके उसमें पोर्टल पे। महिला महाविद्यालय है, आर्य महिला पीजी कॉलेज है, वीकेएम है, वीसीडब्ल्यू है, डीएवी है। इसमें से जो ये एमएमबी से लेके वीसीडब्ल्यू तक है, जिसको मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया, ये केवल और केवल फीमेल के लिए है। केवल महिलाएं यहां जो है वो पढ़ाई कर सकती हैं। जबकि एफएमसी में मेल एंड फीमेल और डीएवी में भी मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ाई कर सकते हैं। सेम केस जो है वो यहां भी है। और नंबर ऑफ सीट्स आपको पता है कि 612 270 ऑलमोस्ट जो है इतने जो है वो जो है सीट हैं। फी की अगर बात करें तो अगर फैकल्टी मेन कैंपस में एडमिशन होता है तो 2300 रेगुलर फी है। दो तरह की सीट होती हैं, एक होती है रेगुलर सीट, एक होती है पेड सीट। नाम से लग रहा है पेड मैंने खरीदा हुआ, लेकिन खरीदा हुआ नहीं है। पेड सीट में जो कुछ पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं। कहोगे सर ये कैसे मिलता है? ये भी मार्क्स के बेसिस पे ही मिलता है। अभी मैं आपको आगे प्रेफरेंस जब अरेंज करवाने लगूंगा तब इस बात को समझाऊंगा। लेकिन किसी बच्चे का रेगुलर सीट पे अगर एडमिशन होता है तो उसको 2300 लगेगा, और किसी बच्चे को पेड पे होता है तो ये 12,000 एडिशनल लग जाएगा। ये मेन कैंपस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डीएवी में लेते हैं या इन कॉलेजेस में लेते हैं, एफएमसी एमएमबी का ये है, लेकिन अगर आप एम पीजी वीकेएम वीसीडब्ल्यू डीएवी में जाते हैं, इसमें अप्रॉक्स 11,000 आपको लग जाएगी रेगुलर फी, और अगर पेड में जाते हैं तो ये 10,000 फिर और एडिशनल लगेगा, तो ये आपका बढ़ के हो जाएगा 21,000। लेकिन रेगुलर में अगर होता है तो 11,000। यानी कि अगर आपको एफएमसी और एमएमबी में पेड भी मिल रहा है तो ऑलमोस्ट
एफिलिएटेड के रेगुलर की फी के बराबर है। तो यहां आपको कोई सीट मिले, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एफिलिएटेड में जाने से बेहतर है कि आप एफएमसी में पेड भी अगर आपको मिल जाए तो पेड को ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फी में कोई बहुत ज्यादा मार्जिन देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर एफिलिएटेड मिल रहा है, एफिलिएटेड में रेगुलर नहीं मिल रहा, पेड मिल रहा है, तो आप थोड़ा अपना फाइनेंशियल कंडीशन देखिएगा कि आप पर ईयर 21,000 22,000 रुपया सरकार को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारा आ गया जो है क्या, नंबर ऑफ सीट्स आ गया। अब नंबर ऑफ सीट्स के बाद हम सब्जेक्ट को जान गए। अगला सवाल हमारा आता है कि क्या हम 2 से 3 सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं। मान लो आप एक सब्जेक्ट के लिए कंफर्टेबल है, सपोज करिए 1 सब्जेक्ट वाले का मैं बना रहा हूं कि नहीं सर, मैंने गांठ बांध लिया है कि मुझे 1 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस। क्या नाम है उसका? पॉलिटिकल साइंस। और मैं एक फीमेल हूं, मतलब आप एक महिला हैं। महिला का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस हैं वो ज़्यादा बनेंगे। अगर इसी को मैं मेल के रूप में लूँ तो देखो ये छोटा हो जाएगा। मैंने कह दिया कि सर मुझे कुछ हो जाए, मैंने ये ठान लिया है कि मुझे केवल पॉलिटिकल ही पढ़ना है। पॉलिटिकल मिलेगा तो बीएचयू पढ़ूंगी, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगी। तो वैसे कंडीशन में जो आप प्रेफरेंस सेट करेंगे, वैसे कंडीशन में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस है कहां, तो हम यहां ऑब्वियस सी बात है सोशल साइंस की काउंसलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इधर तो पॉलिटिकल साइंस है ही नहीं। तो सोशल साइंस की जब काउंसलिंग करेंगे तो ये हमारा बीए सोशल का पहले तो हिस्सा है। तो पॉलिटिकल साइंस हमको दिख गया। अब पॉलिटिकल साइंस का लोकेशन क्या क्या है? पॉलिटिकल साइंस हमारे एफएमसी में भी अवेलेबल है, एमएमबी में भी अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है। लेकिन एफएमसी और एमएमबी में 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। एक, आप जब फॉर्म भरने लगेंगी अपना प्रेफरेंस वाला तो देखेंगे पोल साइंस लिखा रहेगा और उसमें लिखा रहेगा एफओसी, फैकल्टी, एफओएस लिखा रहेगा, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, एसएफओएससी या एफओसी कुछ भी लिखा रहेगा। इसके अलावा आपको लिखा रहेगा इसमें एमएमबी ऐसे करके, और लिखा रहेगा पीओएल, पोल साइंस। ये रेगुलर सीट आपका लिखा रहेगा, ये रेगुलर रहेगा। और इसके अलावा पोल जो है वो एफओएस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस पेड, और एक रहेगा पीओएल, पोल, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस रेगुलर जो है, सॉरी एमएमबी जो है, एमएमबी पेड जो है, एमएमबी पेड, ठीक ना। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ये आपका है एमएमबी पेड, ठीक ना। अब आपने ठान लिया कि एक ही सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है सर, वो भी मेन कैंपस में मिलेगा तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि सर मुझे मैं पॉलिटिकल साइंस जो यहाँ से भी पढ़ सकती हूँ, अगर एमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएवी कहीं मिले तो यहाँ से भी पढ़ सकती हूँ। तो एक बात ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो आपको देखना होगा कि आप जिस कॉलेज, वैसे ये हर जगह अवेलेबल है, लेकिन आप जहाँ जाना चाह रही हैं क्या वहाँ वो सब्जेक्ट अवेलेबल है। जैसे ज्योग्राफी हर जगह आपको अवेलेबल दिखाई नहीं देगा, स्टैटिस्टिक्स आपको हर जगह दिखाई नहीं देगा, या लैंग्वेजेज में जो फॉरेन लैंग्वेजेज हैं वो हर लैंग्वेज हर जगह दिखाई नहीं देगा। तो जितने भी जगह पे दिखाई देगा, तो एफिलिएटेड में हमारा एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, डीएवी आ गया। तो यहां पे भी हम आएंगे तो हमारे पास और कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे। एएमपीजी का 2 कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, एक रेगुलर सीट, एक पेड सीट। इसी तरह वीकेएम का 2 कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, एक रेगुलर सीट, एक पेड सीट। फिर इसी तरह डीएवी का 2 कॉम्बिनेशन बढ़ जाएगा, एक रेगुलर सीट, एक पेड सीट। ये तब जब एक ही सब्जेक्ट को लेके एकदम जो है हमने ठान लिया है कि पॉलिटिकल मिलेगा तो पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो बेस्ट प्रायोरिटी हो सकती है, इसमें भी बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं जो बेस्ट प्रायोरिटी हो सकती है कि मैं क्या करूंगा, मेन कैंपस के लिए सबसे पहले डाल दूंगा रेगुलर सीट, कि मुझे रेगुलर सीट जो है वो पॉलिटिकल साइंस का मिल जाए 1 नंबर प्रायोरिटी पे। अगर मैं फीमेल हूं तो 2 नंबर पे मैं डाल दूंगी एमएमबी का रेगुलर सीट हमको मिल जाए। कहां का मिल जाए? हमको जो है एमएमबी का जो है वो रेगुलर सीट मिल जाए पॉलिटिकल साइंस का। अब तीसरी प्रायोरिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी प्रायोरिटी क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम चाहे तो पेड वाला ऑप्ट कर लें, या तो हम डायरेक्ट जो है वो चले जाएं रेगुलर सीट के लिए। कहां? उसमें एफिलिएटेड कॉलेज में। लेकिन हमने अभी ही आपको बताया था कि एफिलिएटेड की रेगुलर की फी भी लगभग जो है वो यहां के पेड के बराबर है। तो हम क्यों उतनी ही फी देके एफिलिएटेड के लिए प्रस्थान करें? हम तो यहां रुक सकते हैं ना। तो यहां तीसरे पे हम डाल देंगे मेन का पेड सीट जो है पॉलिटिकल साइंस का, और यहां हम डाल देंगे चौथे नंबर पे एमएमबी का पेड सीट जो है
MMB का पेड सीट जो है वो पॉलिटिकल साइंस का। ऐसा इसलिए हमने किया ताकि हमको जो है मिल जाए मेन कैंपस, चाहे महिला महाविद्यालय मिल जाए चाहे मेन कैंपस मिल जाए, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मिल जाए। अब लेकिन जब इसके नीचे जाएंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन है, हमारे पास DAV है, हमारे पास AMPG है, हमारे पास VCW है, हमारे पास VKM है, ये कॉलेजेस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन कॉलेज के प्रेफरेंस को सेट करना चाहेंगे। लेकिन यहां भी दो ऑप्शन है कि हम क्या फिर यहां कोई कॉलेज स्पेसिफिक हो रहे हैं। जैसे यहां मुझे चूंकि मेन कैंपस है तो मैं स्पेसिफिक हो रहा था और हमारा पैसे का नुकसान भी नहीं हो रहा था, तो हमने इसी को चूज किया। लेकिन यहां मुझे नहीं लगता कोई बहुत स्पेसिफिक होने की नीड है, ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही हैं और बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतर तो इसमें भी नहीं है, लेकिन कहने का मेन कैंपस का एक अलग भौकाल है। तो हम क्या करेंगे, यहां सेट करेंगे। अगर फीमेल है, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि DAV मत जाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बता दें मेन कैंपस में भी तो कोई डी होगा ना। लेकिन मान लीजिए आपके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ो, तो आप AMPG VKM VCW को रख सकती हैं। किसी को प्रायोरिटाइज कर लिया आपने कि नहीं मुझे वही कॉलेज चाहिए, तो उसका पेड भी ऊपर आप रख सकती हैं रेगुलर के बाद। जब भी पेड रखना है रेगुलर के बाद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए मैंने मेन का पहले रेगुलर रखा, MMB का भी रेगुलर रख लिया, तब जब मैंने मेन का पेड रखा। अगर आप इस बात को लेकर हिप्नोटाइज्ड है कि नहीं मुझे मेन का पेड भी मिलेगा तो मैं मेन में रहूंगी, तो पहले मेन का पेड रख लेना। ये प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसे सेट करना, ठीक ना। ये लोकेशन भी निर्धारित करना आपका काम है, और तब जाके हम इधर आगे एफिलिएटेड की ओर। तो हम अगर आपकी जगह होंगे तो पहले 5वें पर रख देंगे मुझे DAV का जो है वो मिल जाए रेगुलर, उसके बाद मुझे AMPG का मिल जाए रेगुलर, फिर मुझे VKM का मिल जाए रेगुलर, फिर मुझे VCW का मिल जाए रेगुलर। इस तरीके से हम करते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें फेरबदल अपने हिसाब से कर सकते हैं। VCW को ऊपर रख लीजिए, DAV को नीचे कर लीजिए, AMPG को ऊपर कर लीजिए, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। और हम लोग अलग से एक एक कॉलेज के बारे में आपकी वीडियो भी कोशिश करेंगे बनाने की, जो है वो आपको कॉलेज के रिव्यूज देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक टॉपिक हो गया। ये उस बच्चे के लिए है जो केवल पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है। अब अगर यही लड़का होता, ये तो लड़की थी, तितना मान लो ऑप्शन मिल गया, लड़का होता तो ये ऑप्शन था इसके पास। मान लो ये है हमारा बैल, अब इस बैल के पास देखिए क्या ऑप्शन है। ये तुम कहाँ गए जी, ये बैल जो है पहले रखेगा पॉलिटिकल साइंस। ये भी कहा कि सर हम पॉलिटिकल ही पढ़ेंगे, मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, तो मेन में पहले पॉलिटिकल साइंस का रख देंगे। इसके बाद हम इसका पॉलिटिकल साइंस रख देंगे पेड में। इसलिए रख देंगे पेड में कि जैसे ही आप एफिलिएटेड के लिए जाते हैं DAV के लिए, फी तो पेड वाली आपको वहां ऐसे ही लग जाएगी, रेगुलर वाली ही। अब फिर रख देंगे पॉलिटिकल साइंस रेगुलर, और फिर रख देंगे पॉलिटिकल साइंस पेड जो है। ये किसके लिए कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन बना लड़का के लिए। इसके बाद इसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इधर ढेर सारे ऑप्शंस थे। तब जब आपने ठान लिया है एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है हमको, चाहे BHU के किसी भी कॉलेज में मिल जाए, लेकिन दिस इज नॉट द बेस्ट वे, बेस्ट अप्रोच नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट को जो है वो मतलब सब लोगों को प्रभावित नहीं करने वाला है। कोई अगर ठान लिया मान लो किसी से प्रभावित होके कि हमारे नाना जो है वो पॉलिटिकल साइंस से ही रिसर्च किए हैं तो हम भी पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ेंगे, तो अलग विषय है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सब्जेक्ट चॉइस अपने खोल के रखे हैं, तो उस परिस्थिति में आप और सब्जेक्ट को प्रायोरिटी जो है वह देंगे। अब हम क्या करेंगे, कैंपस वाइज प्रायोरिटी देंगे। जैसे ही ज़्यादा सब्जेक्ट की ओर हम मूव करेंगे, हम कैंपस वाइज प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। हम फिर एफिलिएटेड को नीचे रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास देखो कई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक ना। अब हाँ ये भी ध्यान देना है सब्जेक्ट वही चुनना जो पढ़ सके। मुझे मान लो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स को समझे में नहीं आता मैथमेटिक्स, हम उछल के जो है रख दिए मैथमेटिक्स को 1 नंबर पे कि नहीं मुझे तो मेन कैंपस में पढ़ना है, तो कोई काम का नहीं है। वैसे सब्जेक्ट को चूज करना जो तुम पढ़ सको, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो। ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करने के चक्कर में जो है वो 30 मार्क खा नहीं बनना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसे चूज करेंगे किसी का भी। जैसे सर मैंने प्रायोरिटी 1 सेट किया, लिखना कि सर मैं पहले हिस्ट्री को रखना चाहता हूँ, मल्टीपल सब्जेक्ट जो है, तो मैं हिस्ट्री को रख ले रहा हूँ पहले। फिर सर मैं दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल साइंस को रखता हूँ, पॉलिटिकल को रख लेना। सर मैं तीसरे नंबर पे ज्योग्राफी रखता हूँ, ज्योग्राफी रख लेंगे। सर मैं चौथे नंबर पे इकोनॉमिक्स रखना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स रख लेंगे। सर 5वां मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अब कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोशियोलॉजी साइकोलॉजी को मत छोड़ना, ये बिल्कुल भी खराब सब्जेक्ट्स नहीं है, अच्छे सब्जेक्ट्स में है। तो मान लो मैं
सोशियोलॉजी रखता हूं सर, अब मैं साइकोलॉजी रखता हूं, कई लोग चाहेंगे तो इसको ऊपर भी रखेंगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सर मैं नहीं ले सकता, मुझे नहीं समझ में आएगा, छोड़ देना, आता है समझ में तो वो भी रख लेना, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम अपना देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे मेन कैंपस एंड एमएमवी, दोनों को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहां पे भी दो तरीका हो सकता है, यहां सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर मेन या एमएमवी चूज करें, या मेन कैंपस ओरिएंटेड हैं। अगर मेन कैंपस ओरिएंटेड हैं कि नहीं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में पढ़ना है जो मेन कैंपस में है, एमएमवी भी मेन कैंपस का हिस्सा है, ध्यान रखना, लेकिन वहां केवल फीमेल, यहां कोएड। तो अगर आप ओरिएंटेड है एकदम कि नहीं मुझे केवल मेन कैंपस में ही जाना है, एफओएस वाला जो है, तो आप इसके सारे सब्जेक्ट को ऊपर रख लीजिए। अगर आप ओरिएंटेड है नहीं सर मैं एमएमवी में मिल जाएगा, सब्जेक्ट अच्छा मिलेगा तो मैं पहले वहां जाऊंगी, तो आप इस तरीके से फिर से जाएंगे। जैसे मैं हिस्ट्री को 1 नंबर पर रखा हूं, तो मेन कैंपस का मैं हिस्ट्री रख दूंगा, रेगुलर सीट का 1 नंबर पे, ठीक है। अच्छा ये यहां ध्यान रखिएगा, यहां पे रेगुलर पेड सब बनेगा। अगर मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड हूं कि नहीं मुझे मेन कैंपस में पेड भी मिल जाए हिस्ट्री ऊपर, तो मैं हिस्ट्री को ऊपर रख लूंगा जो है, लेकिन मैं यहां अभी ऐसा नहीं कर रहा हूं। फिर मैं क्या रख दूंगा, मैं एमएमवी का जो है सर हिस्ट्री रेगुलर मिल जाए, क्योंकि पैसे सर 10,000 एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो उससे बेटर है ना कि हम रेगुलर में ले लें, हिस्ट्री मिलेगा तो कोई बहुत डिफरेंस हमको वहां देखने को मिलेगा नहीं, तो वो ले लेंगे। फिर मैं अगर चाहूं कि नहीं मुझे हिस्ट्री ही पढ़ना है तो यही पेड का भी ऊपर रख लेंगे, नहीं तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस प्रायोरिटी को सेट करता। मैंने दूसरे पर रखा है पॉलिटिकल साइंस, तो सर मैं यहाँ पे मेन का जो है वो रख दे रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ एमएमवी का जो है वो रख दे रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, दोनों रेगुलर वाले। कौन है, दोनों जो है वह रेगुलर वाले हमारे रहेंगे। इसके अलावा सर हम तीसरे नंबर पर रखे हैं ज्योग्राफी का, तो यहाँ मेन का जो है ज्योग्राफी और यहाँ एमएमवी का जो है वह ज्योग्राफी जो है ये रेगुलर है, और ये भी हमारा रेगुलर है, सब रेगुलर रेगुलर मेरा चल रहा है। ये रेगुलर 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 लेके चलते रहेंगे, और तब हमारा अगर उसके बाद भी हमको लग रहा है कि और भरना है, भरना ही चाहिए, सब भरना चाहिए, 100-150 प्रेफरेंस जो भी आएगा सब भरिएगा। 100 प्रेफरेंस के आसपास आएगा सर ना, 100 के आसपास आएगा, तो आर्ट्स का अलग है, सोशल में लगभग 100 के आसपास आएंगे ना, तो वो सब आपको भरना है। अब आप इसके नीचे पेड भी अरेंज कर लीजिए, फिर इसके बाद आप एफिलिएटेड के लिए मूव करिए। लड़कों का मैंने बता ही दिया, जैसे लड़का है तो लड़का एमएमवी वाला हट जाएगा, लड़का पहले रेगुलर का रख लो, हिस्ट्री रेगुलर, पॉलिटिकल रेगुलर, ज्योग्राफी रेगुलर, इकोनॉमिक्स रेगुलर। ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट को लेकर हिप्नोटाइज हो तो पेड वाला भी ऊपर रख सकते हो, लेकिन पेड हमेशा सबसे ऊपर मत रखना, क्योंकि जब भी आपका जो है सिलेक्शन होगा, जैसे मान लो आपका 220 मार्क्स है, ठीक है, तो क्या करेगा, यहां से वो चेक करना ऐसे लिस्ट शुरू करेगा कि किसको देना, कौन सब्जेक्ट देना है। 1 नंबर पे आप एलिजिबल नहीं, कट गया, 2 नंबर पे कट गया, 30 नंबर का सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके नीचे वो चेक ही नहीं करेगा कौन सा सब्जेक्ट है, कभी नहीं चेक करेगा वो। ये मिल गया तो अगले राउंड में इस पे चेक करेगा, इस पे चेक करेगा कि मार्क्स में ये मिल सकता है कि नहीं। जो सब्जेक्ट एक बार मिल गया उसके नीचे का सब्जेक्ट नहीं मिल सकता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो पेड हो, जब भी जाएगा ऊपर की ओर ही जाएगा। समझ गए ना, तो ये आपका है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। और मैं आप चाहेंगे तो अगले वीडियो में एक बच्चे का मैं और डिटेल में भर के बताऊंगा किसी स्पेसिफिक, ये तो मैंने अभी आपको एक रेगुलर ओवरव्यू दिया, लेकिन मुझे पता है कि अभी सब समाप्त नहीं हो गया। कई पॉइंट्स जैसे अभी हमने डिस्कस ही आपसे नहीं किया कि कंफर्टेबल फॉर, ये तो मान लीजिए हम बता ही दिया आपको, उसमें भी 1 सब्जेक्ट वाला भी दे दिया, 2-3 सब्जेक्ट वाला, ऑलमोस्ट इसके पॉइंट को मैंने डिस्कस कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी कई ऐसे पॉइंट हैं जिसको हम लोग चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो और अच्छा होगा तब जब आपका कमेंट बॉक्स में आएगा कमेंट कि सर मुझे ये क्वेरी पूछनी है। और ध्यान रखना, जिस तरीके से मैंने समझाया आप जाकर ढूंढो यूट्यूब पे, जो है आपको मिल जाए वीडियो, तो आप मुझे बताना। लोग तो जो है प्रायोरिटाइज कर दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स बेस्ट है, कहा इकोनॉमिक्स बेस्ट है भाई, हमको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा तो इकोनॉमिक्स कैसे बेस्ट हो गया, और कौन तय कर देगा इकोनॉमिक्स बेस्ट है, ये आप तय करेंगे आपको क्या पढ़ना है, कोई और नहीं तय करेगा। पड़ोसी से मत तय करवाइए, यही तो 12th में आपने किया, साइंस नहीं पढ़ने का मन कर रहा था तो आपने जो है पिताजी के प्रेशर में नीट की तैयारी करनी शुरू कर दी, जे की तैयारी शुरू करनी। आपका दिल दिमाग जो कहता है, आपने भी तो रिसर्च किया होगा ना भैया कि मुझे ये सर सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, ये पढ़ना है, उसकी तैयारी करो। समझ गए, अड़ोसी पड़ोसी को भूल जाओ, यूट्यूब चैनल को भूल जाओ जो आपको समझा रहे हैं, ये बेस्ट है, सब बेस्ट है। आप अपने रिसर्च पे वर्क करिए। हाँ, क्वेरी आती है हमसे, कोई क्वेश्चन है कि सर हिस्ट्री में ये हो सकता है, पॉलिटिकल में ये हो सकता है, तो उस पर हम लोग आपसे डिटेल में बात करेंगे।
ठीक ना? तो आगे कमेंट में बताइए आपको और क्या क्या जो है वो सवाल के जवाब चाहिए, और फिर हम एक और प्रेफरेंस एंट्री फिर अलग से भरेंगे, उसमें और डिटेल में आपको प्रेफरेंस भरना जो है वो सिखाते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। और त्रिनेत्र बैच वाले बिल्कुल परेशान मत होना, आपसे आपके एक एक टॉपिक पे आके मैं बात करूंगा, एक एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग ऐप के माध्यम से भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।